जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम आपके लिए केमिस्ट्री की सीरीज लेके आए हैं जो कि एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियोस में आज हम कोल, पेट्रोलियम और कंबशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो आज हम कोल, पेट्रोलियम और कंबशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हर्ट जरूर रिएक्ट करें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप सर्च करके हमें स्टूडेंट पॉइंट वीडी वाले आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और आपको एक मिनिमम प्राइस में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कोल, पेट्रोलियम के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक रहता है हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट एग्जांपल पूछते हैं कि इनमें से बताओ कौन सा सोर्स इनएग्जॉस्टिबल है और कौन सा सोर्स एग्जॉस्टिबल सोर्स है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज होते हैं, INEXHAUSTIBLE, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो रहते हैं वो रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल इन अनलिमिटेड, जो किस फॉर्म में हो, अनलिमिटेड फॉर्म में हो, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों सन, ठीक है। सन की जो किरणें हैं या सनलाइट है जो, वो कभी भी हमारे पास खत्म नहीं हो सकती। वैसे ही इसका एग्जांपल एक और क्या है दोस्तों? एयर, हवा भी दोस्तों कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं हो सकते उन्हें क्या बोलते हैं? हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ टाइम बाद क्या हो, खत्म हो जाए, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। HAUSTIBLE, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो जाए, थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाए, मतलब हमारे पास क्या पड़े हो, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास वो पड़े हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। हम आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जंगल काटते ही जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम पेट्रोलियम का, वो भी क्या लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे पास। मिनरल्स हो गए आपके पास, ठीक है, मिनरल्स हो गए आपके पास, कोल्स हो गए, ये सारे किसके एग्जांपल है दोस्तों? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल है। जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और वो रिसोर्सेज जो आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये दोस्तों कंफ्यूज भी करता है ये वाले टॉपिक दोनों, ठीक है, कि आपके पास इनएग्जॉस्टिबल किसको बोलेंगे हम और एग्जॉस्टिबल किसको बोलेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कई बार कंफ्यूज भी करता है, तो इसका जरा ध्यान से याद रखना। जहां पे IN लगाओ, इनका मतलब है अनलिमिटेड, IN लगाओ तो मतलब अनलिमिटेड हो गए, ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट आपके पास फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या रहते हैं हमारे पास? जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, ठीक है, और काफी टाइम बाद वो फ्यूल्स के फॉर्म में निकलते हैं, ऐसे फ्यूल्स को क्या बोलते हैं? हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ऐसे फ्यूल्स जो कि आपके पास क्या बोलते कुछ टाइम बाद, आफ्टर ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमें मिलते हैं, और जो दोस्तों क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोल क्या होता है आपके पास? तो कोल होता है फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। जब भी हम किसी कोई भी प्लांट्स या आपके पास प्लांट्स हो गए, ठीक है, जब भी हम प्लांट्स को क्या कर देते थे? डिकम्पोज करने के लिए उसे काफी टाइम तक एक हाई प्रेशर, याद रखना दोस्तों, ये वर्ड कई बार पूछ देते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर,
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में किसी प्लांट्स को डिकम्पोज करने के लिए हम उसको आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड तक उसको क्या रखते हैं, दबा के रखते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को उसके बाद जो फ्यूल निकलता है वो किस फॉर्म में मिलता है हमारे को, कोल के फॉर्म में मिलता है। फॉर्म्ड व्हेन, कैसे फॉर्म्ड होता है कोल हमारे पास, व्हेन डेड प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जब हम डेड प्लांट्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग पीरियड के लिए उसको स्टोर कर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसमें कोल मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया है, बिटुमिन वाला, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, आपके पास, आपको पता है कि रोड्स जो बनते हैं, रोड्स किससे बनते हैं दोस्तों, रोड्स बनते हैं आपके पास तार से, कोल तार से। रोड्स किससे बनते हैं, तार कोल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको कोल तार बोलते हैं, ठीक है। अब हम रोड्स के लिए दोस्तों एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है आपके पास बिटुमेंस, BITUMEN, ठीक है दोस्तों। इसका क्या करते हैं हम, यूज करते हैं अब किसके लिए, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एज कंपेयर किससे करते हैं हम इसको, कोल तार से कंपेयर करते हैं। मतलब कोल तार की जगह हम किसको यूज कर रहे हैं, हम बिटुमेन को यूज कर रहे हैं, जो कि एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट रहता है। तो ये आपको याद कर लेना, और ये क्वेश्चन HP टेट में भी बहुत बार आया है, तो इसको आप अपने पास लर्न कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्या आपके पास, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी आपको जनरल सा बता दूं, पेट्रोलियम होता क्या है। तो पेट्रोलियम होता है आपके पास फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सी इन द अब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों, कैसे फॉर्म्ड होते हैं हमारे पास पेट्रोलियम, कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर और प्रेशर में स्टोर करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में क्या करते हैं हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है दोस्तों, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, पेट्रोलियम मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल्स के बारे में। कोल्स क्या होते हैं, formed when a dead plants, formed when a dead plants are subjected to high pressure and temperature over a long period। तो अभी भी हमने कोल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे, ठीक है। जब हम किसी प्लांट्स को, डेड प्लांट्स को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर कर रखते हैं तो हमें क्या फॉर्म मिलता है, वहां पे कोल हमें मिलता है। और कोल के दोस्तों 4 टाइप्स है। कोल के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स, और चारों टाइप्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल के कितने टाइप है दोस्तों, 4 टाइप्स है, ठीक है, और चारों टाइप्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों एंथ्रेसाइट, ANTHRACITE, एंथ्रेसाइट। दूसरा आपके पास बिटुमिनस, BITUMINOUS। तीसरा आपके पास सब बिटुमिनस, BITUMINOUS। और चौथा आपके पास दोस्तों लिग्नाइट, LIGNITE। और इससे भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, एंथ्रेसाइट, ठीक है, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, ठीक है। ये चारों दोस्तों किसके पार्ट्स रहते हैं हमारे पास, कोल के पार्ट्स रहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हुआ था कि जो एंथ्रेसाइट है दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एंथ्रेसाइट क्या रहता है हमारे पास, सबसे ज्यादा कोल की परसेंटेज रहती है किसमें, एंथ्रेसाइट में। सबसे ज्यादा कोल की परसेंटेज किसमें रहती है, एंथ्रेसाइट में रहती है। लगभग 86 to 92% क्या रहता है, इसमें कोल रहता है, ठीक है। बिटुमिनस में आपका 76 to 86% रहता है, ठीक है। सब बिटुमिनस में आपको 70 to 76% रहता है, और लिग्नाइट में आपके पास 61 to 70% रहता है लिग्नाइट में, ठीक है। तो ये आपके पास इनकी क्या रहती है, कोल की परसेंटेज रहती है। और एक और बात आपको बता दूं, जिसमें कोल की परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसमें कोल की परसेंटेज ज्यादा होगी उसमें एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम एनर्जी किसमें होगी, जिसमें कोल की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो एंथ्रेसाइट दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन चार ऑप्शन आपके पास दे रखे थे, बताओ किसमें सबसे ज्यादा आपके पास कोल प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, या सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसकी होती है,
हमारे पास एंथ्रेसाइट की होती है। हमारे पास क्लोरिफिक वैल्यू भी इसकी मैक्सिमम होती है 7900 कैलोरीज, किलो कैलोरीज इसकी वैल्यू रहती है। और आपके पास सबसे कम वैल्यू किसकी रहती है, आपके पास लिग्नाइट की, क्योंकि इसमें कोल परसेंटेज भी क्या है, सबसे कम है। तो मिनिमम एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे पास लिग्नाइट करता है। एक और क्वेश्चन आपको इससे बता दूं, जो लिग्नाइट है हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टेस्ट कोल भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टेस्ट कोल्ड भी हम उसको, सॉफ्टेस्ट कोल, सॉरी दोस्तों कोल्ड नहीं, सॉफ्टेस्ट कोल हम उसको बोलते हैं लिग्नाइट को। और एंथ्रेसाइट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेसाइट को बोलते हैं हम हार्डेस्ट कोल। एंथ्रेसाइट को क्या बोलते हैं हम, हार्डेस्ट कोल हम बोलते हैं। तो ये आपके पास कोल और पेट्रोलियम से क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ आपको टेबल बना के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। तो कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा आपके पास एंथ्रेसाइट्स में होता है, कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें रहता है, एंथ्रेसाइट में रहता है, ठीक है। और सबसे कम किसमें रहता है, लिग्नाइट में रहता है। लिग्नाइट को हम सॉफ्टेस्ट कोल भी बोलते हैं, और हार्डेस्ट कोल किसको बोलते हैं, एंथ्रेसाइट को बोलते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, एंथ्रेसाइट प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू भी किसकी रहती है, एंथ्रेसाइट की रहती है। आपको क्लोरिफिक वैल्यू लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कंबशन। तो कंबशन क्या होता है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एंड हीट एंड एनर्जी। जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, हीट और लाइट आपके पास प्रोड्यूस करे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंबशन बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस या ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। इसका दोस्तों एक मेन क्वेश्चन है, जितने भी आपके, इसको हम वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट या लाइट। तो CH4 को जब भी आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वो प्रोड्यूस करता है, आपका CO2 प्लस वाटर वो प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन की कंबशन किसमें होती है, CH4 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए पता। नेक्स्ट आपको, वैसे हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जब ऑर्गेनिक में करेंगे वहां भी आपको ये बता दूं, ठीक है, यहाँ वहां भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितने मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और कितने मोल आपके पास वाटर बनते हैं इस रिएक्शन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपके पास इग्निशन टेम्परेचर, IGNITION, इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां सब्सटेंस फायर कैच करना क्या करे, स्टार्ट करे। मतलब जहां पे वो सब्सटेंस क्या करे, फायर कैच करना क्या करे, स्टार्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई कोल रखा है, तो ये कोल आपके पास कितने डिग्री पे आग पकड़ना शुरू करेगा, ये बोलेगा 40 डिग्री पे। तो अगर आपका 40 डिग्री तक टेम्परेचर आप इसको राइज करेंगे, तो जैसे ही 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा वैसे ही इस पे क्या लग जाएगी, एकदम से आग लग जाएगी। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। मतलब द मिनिमम टेम्परेचर विच अ सब्सटेंस कैच फायर, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस फायर कैच करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास रैपिड कंबशन, अ कंबशन प्रोसेस बर्न्स क्विकली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो एकदम से जल्दी से बर्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है रैपिड कंबशन का। तो रैपिड कंबशन को हम आगे यहाँ पे रैपिड कंबशन को हम पढ़ेंगे, जो एकदम से आग पकड़ ले उसे क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका आपके पास माचिस की तीली, ठीक है दोस्तों। माचिस की तीली क्या होती है, एकदम से आग पकड़ती है, जैसे आप उसको थोड़ा सा रब करते हो वो जल्दी से क्या कर देती है, फायर कैच कर लेती है। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल हुआ। और इससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन आता है। आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस जो होता है मैंने आपको बताया अभी, ये फास्फोरस को हम किस में स्टोर करते हैं, फास्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको हम किस में स्टोर करते हैं, कोल्ड वाटर में स्टोर करते हैं। और फास्फोरस एकदम से आग पकड़ता है, इसलिए हमको हमारे को किस में स्टोर करना पड़ता है, ये कोल्ड वाटर में स्टोर करना पड़ता है। तो आपके पास दोस्तों फास्फोरस होते हैं, तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में ही हम इसको करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। फास्फोरस के 3 हमारे पास क्या है, एलोट्रॉप्स होते हैं। तो तीनों एलोट्रॉप्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इससे क्वेश्चन आपको आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फास्फोरस, PHORUS, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है आपका व्हाइट फास्फोरस, एक है आपका व्हाइट फास्फोरस, एक होता है आपका रेड फास्फोरस, एक होता है आपका रेड फास्फोरस, और एक होता है आपके पास ब्लैक फास्फोरस। एक क्या होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है। तो जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है आपका, ब्लैक फास्फोरस रहता है। ठीक है दोस्तों। और रेड फास्फोरस आपका क्या रहता है, रेड फास्फोरस हम किस में यूज करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो हम यूज करते हैं माचिस में। माचिस की जो तीली होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माचिस की जो तीली में आगे रेड रेड सा लगा होता है, ठीक है। माचिस की तीली आपने देखा होगा, या तो रेड लगा होगा या ब्लैक लगा होता है। वो किससे बना होता है, रेड फास्फोरस से बना होता है। वो जल्दी से एकदम से क्या पकड़ता है, आग पकड़ता है। एक और आपको बता दूं, जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस होता है वो आपके पास रात में ग्लो भी करता है। व्हाइट फास्फोरस क्या करता है, रात में ग्लो भी करता है। क्यूमुलस इसकी प्रॉपर्टीज का नाम हो रहता है, ठीक है। तो रात में जो ग्लो करता है वो कौन सा फास्फोरस होता है आपके पास, व्हाइट फास्फोरस होता है। तो नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं माचिस की तीली में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कई बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। जो आपके पास माचिस की तीली होती है, माचिस की जो आपके पास तीली होती है, उसमें आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक आपके पास उसमें प्रेजेंट होता है पोटेशियम क्लोरेट, POTASSIUM, पोटेशियम क्लोरेट, CHLORATE, जिसका फॉर्मूला रहता है आपका KClO3। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज उसमें पड़ी रहती है फास्फोरस, फास्फोरस सिसिक्वालिफाइड, SESQUI, सिसिक्वाई सल्फाइड, SULFIDE। सिसिक्वाई सल्फाइड क्या होता है आपका, P4S3, P4S3, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो आपके पास माचिस की तीली में दो चीजें पड़ी। तो माचिस की तीली में आपके पास दो चीजें पड़ी होती है। एक होता है आपके पास पोटेशियम क्लोरेट और एक रहता है आपके पास फास्फोरस P4S3। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है और फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता लग गया। कितने एलोट्रॉप्स होते हैं हमारे पास, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन। जितनी हमारे पास एनर्जी निकलेगी किसी सब्सटेंस की कंप्लीट कंबशन करने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इसकी यूनिट कितनी रहती है दोस्तों, तो इसकी यूनिट रहती है आपके पास किलो जूल पर केजी। ये किसकी यूनिट है, आपका कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैलोरीफिक वैल्यू आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आपके पास हाइड्रोजन, पहली क्या रहती है आपके पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आपके पास सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाइड्रोजन की आपके पास क्या होती है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, जो कि रहती है 1,50,000। कितनी रहती है, 1,50,000 किलो जूल पर केजी। दूसरे पे आता है आपके पास एलपीजी, और इसको दोस्तों सीक्वेंस से ही लर्न करना, एलपीजी। तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है आपके पास 55,000, 55,000 किलो जूल पर केजी। ये किसकी कैलोरीफिक वैल्यू है आपके पास, एलपीजी की। नेक्स्ट आपके पास सीएनजी। तो सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहती है आपके पास, सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू रहती है 50,000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है आपके पास डीजल। डीजल या जो भी आपका क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, या केरोसिन ऑयल, तो वहां पे कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों, वो रहती है 45,000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट आपके पास वुड। वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू आती है आपके पास 17,000 से लेके
22,000 तक, 17,000 से लेके 22,000 तक किसकी क्लोरिफिक वैल्यू रहती है आपके पास? वुड की रहती है। नेक्स्ट आपके पास काऊ डंग, जो घर पे उपले हम जिसके बनाते हैं, या हम अपनी स्थानीय भाषा में उसको गोबर बोलते हैं। तो काऊ डंग की आपके पास कितनी क्लोरिफिक वैल्यू रहती है? वो रहती है आपके पास 6,000 से लेके 8,000 के बीच। 6,000 से लेके 8,000 के बीच। उपले हम कई बार आग जलाने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसकी क्लोरिफिक वैल्यू कितनी रहती है? लगभग 6,000 से 8,000 किलो जूल पर केजी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्लोरिफिक वैल्यू थी, और ये आपको लर्न भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मैंने मेंशन की है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होती है हमारे पास? सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू रहती है हमारे पास हाइड्रोजन की। ठीक है, कई बार दोस्तों ऑप्शन में आपके पास क्या आ जाता है? ऑप्शन में आपके पास आ जाता है कई बार की, बताओ एलपीजी सीएनजी, एलपीजी सीएनजी, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल और वुड में सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू किसकी रहती है? तो उसमें सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू किसकी रहती है हमारे पास? एलपीजी की रहती है। सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू किसकी रहती है दोस्तों? एलपीजी की रहती है। कितनी रहती है? 55,000 किलो जूल पर केजी, जो मैंने यहाँ पे भी आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे आपको सबकी मेंशन करके दे रखी है कि किसकी क्लोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो ये कई बार 4 ऑप्शन में पूछा होता है कि किसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा है। तो आई होप आप सभी कर लोगे। तो नेक्स्ट आपके पास फ्लेम, इससे भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार की फ्लेम्स रहती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एक रहती है आपके पास ब्लू, एक रहती है आपके पास येलो, और एक रहती है आपके पास ब्लैक। तो आपका 3 प्रकार की फ्लेम रहती है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डायग्राम में मैं बताऊंगा आपको, कैंडल बना के देखता हूँ, कैंडल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छी, क्या बताऊं मैं, अपनी ड्राइंग की तारीफ तो मैं अपने हाथों से कर ही नहीं सकता। तो जो सबसे बाहर फ्लेम रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास? ब्लू रहती है। ठीक है दोस्तों, और जो अंदर फ्लेम रहती है उसके बाद वो रहती है आपके पास येलो फ्लेम। अंदर कौन सी रहती है? येलो फ्लेम। और जो उससे अंदर रहती है वो कौन सी रहती है आपके पास? ब्लैक फ्लेम। यहाँ कौन सी रहती है? ब्लैक फ्लेम। तो ये आपके पास ब्लैक ही है पहले से। तो ये आपके पास फ्लेम है। तो आपको मैं बता दूं, जो आपके पास ब्लू फ्लेम है उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस। उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन लुमिनस जोन। जो आपके पास ब्लू फ्लेम रहती है वो कौन सी फ्लेम रहती है आपके पास? नॉन लुमिनस फ्लेम रहती है। जो आपके पास येलो फ्लेम रहती है, येलो फ्लेम, उसको बोलते हैं हम लुमिनस फ्लेम। LUMINIOUS, लुमिनस फ्लेम। और जो आपके पास अंदर ब्लैक फ्लेम रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक फ्लेम ही बोलते हैं। और इससे दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम्पल में। आपको एग्जाम्पल तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से देखने, एग्जाम्पल से ही इसको क्वेश्चन बनते हैं इसके फ्लेम के। तो आपको बता दूं, जो आपका लुमिनस जोन होता है, जो आपका लुमिनस जोन होता है वो क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट होता है। लुमिनस जोन आपका जो रहता है वो क्या रहता है? सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहता है। और जो ब्लैक फ्लेम रहता है वो सबसे हॉटेस्ट नहीं रहता। और लुमिनस जोन आपके पास कंप्लीट कंबशन करता है। कंप्लीट, यही मैं आपको मेंशन कर देता हूं, कंप्लीट कंबशन, CUNBUSTION। कंप्लीट कंबशन कौन करता है आपके पास? नॉन लुमिनस जोन करता है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी किसका रहता है आपके पास? नॉन लुमिनस जोन का रहता है, जो कि लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो ये आपसे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी लुमिनस जोन से, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है PDF में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर कितना रहता है? 800 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट आपके पास कंप्लीट कंबशन ये करता है। और यूजेस से इससे क्वेश्चन आया है, जो आपके पास गोल्ड स्मिथ होते हैं। गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं दोस्तों? सुनार, जो गोल्ड का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए किस जोन का यूज करते हैं? तो वो किस जोन का यूज करते हैं? वो करते हैं नॉन लुमिनस जोन का यूज करते हैं। किसका जो यूज करते हैं? और नॉन लुमिनस जोन का वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्यों करते हैं नॉन लुमिनस जोन का यूज? क्योंकि जो उसका टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के आसपास रहता है।
तो इसीलिए जो गोल्ड और आपके सिल्वर के ज्वेलरीज होती है उनको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो किस जोन का यूज करते हैं, वो करते हैं आपके पास नॉन लुमिनस जोन का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन आपने देखा भी होगा दोस्तों, उनके पास एक पाइप जैसी होती है, उससे जो फ्लेम निकलती है वो बिल्कुल ब्लू कलर की निकलती है, तो वो कौन सी फ्लेम रहती है आपके पास? नॉन लुमिनस फ्लेम रहती है। नेक्स्ट आपके पास लुमिनस फ्लेम। तो जो लुमिनस फ्लेम होते हैं वो आपके पास पार्शली कंबशन करते हैं। वो क्या करते हैं आपके पास? पार्शली कंबशन करते हैं, और वो हीटिंग, आइडियल हीटिंग सोर्स के लिए हम उसको यूज करते हैं। जनरली हम घरों पे जो भी आपके फायर फ्यूर का काम करते हैं तो उसमें हम लुमिनस जोन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ब्लैक फ्लेम। ब्लैक फ्लेम क्या होती है? जो आपके पास लीस्ट कंबशन करते हैं, जो सबसे कम कंबशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्लेम बोलते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों यहां से आता है आपका नॉन लुमिनस जोन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ वगैरह भी इसका यूज करते हैं, कंबशन इसमें कंप्लीट होती है। तो और इसका कलर कैसा रहता है? ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर रहता है नॉन लुमिनस जोन का, और लुमिनस जोन का येलो, और ब्लैक फ्लेम का तो ब्लैक ही रहेगा। तो नेक्स्ट आपके पास विच गैसेस, अच्छा ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये मैंने +2 से टॉपिक उठाया है। आपका जो ईवीएस का टॉपिक लास्ट में एक चैप्टर दे रखा होता है एनवायरमेंट साइंस से, वहां से ये चैप्टर हमने करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहां से बनने के चांस रहते हैं। आपको जो भी मैं वीडियो में कराऊंगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिसको हम कंप्लीट नहीं करवाएंगे, और आपकी वीडियोस भी लगभग आपका 25 to 30 डेज में खत्म हो जाएगी। बस 25 और 30 दिन की वीडियो रहेगी, और 1 घंटे से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं रहने वाली। तो लगभग 25 या 30 घंटे की वीडियो रहेगी। आपने जल्दी से उन वीडियो को देखना है, करना है, और बस आपके लिए सफिशिएंट है केमिस्ट्री के लिए वो वीडियोस जो हम अभी कर रहे हैं। बस लगभग 25 या 30 वीडियोस आपने देखनी है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन की वीडियोस देख सकते हैं, जो भी हम अपने चैनल पे आपको लेके आएंगे। तो पढ़ते हैं विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, पहला टॉपिक है आपके पास एसिड रेन। जो एसिड रेन के लिए आपके पास कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये किया था। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल रहती है आपके पास? NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मेनली रिस्पॉन्सिबल रहती है किसके लिए? आपके पास एसिड रेन के लिए। और कौन सी गैस नहीं रिस्पॉन्सिबल करती है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आता है। कौन सी गैस नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है? वो रहती है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो एक बार दोस्तों क्या हुआ था कि ये चारों ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल गए थे, ABC और D। तो इनमें से पूछा था आपका कौन सी गैस मेनली एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है और आपका मीथेन भी इसका आंसर होना था। बट अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाए और पूछा हो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो आप किसको टिक करेंगे? मीथेन को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? मीथेन गैस को टिक करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको मीथेन गैस से बता दूं, मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आया हुआ है। मार्स गैस हम किसको बोलते हैं? मीथेन गैस को मार्स गैस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास CH4 रहता है। तो आपको एक क्वेश्चन ये बता दिया मैंने कि अगर दोनों ऑप्शन में हो तो कौन सा टिक करना? आपने मीथेन टिक करना है, मीथेन ही उसका राइट आंसर होगा। और अगर आपको पूछा हो कि इनमें से बताओ कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों आपके पास रहते हैं, SO2 और NO2। बट अगर आपका दोनों ऑप्शन में हो तो आपने क्या टिक करना है? SO2 को टिक करना है, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्यों ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है? क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में H2SO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू HNO3, ठीक है। तो इसलिए H2SO4 ज्यादा मेनली हमारे एनवायरमेंट में रहता है, तो ये एसिड रेन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है SO2 गैस। अच्छा, एसिड रेन कब होती है दोस्तों? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी तो वहां पे आपको मैंने एसिड रेन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एसिड रेन कब होती है, उसकी पीएच किससे लेस होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है आपके पास ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए आपके पास मेनली मीथेन, सबसे पहले आपको लिखेंगे हम मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। ओजोन को याद रखना, ओजोन मेनली ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं होती दोस्तों, ये लर्न कर लेना।
क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो नॉट से आता है। विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी गैस होती है जो नॉट रहती है, वो रहती है आपके पास कार्बन मोनो ऑक्साइड आपके पास रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती ग्रीन हाउस गैसेज के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हेडिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप अब हेडिंग देख लेना ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, नीचे यहाँ पे हेडिंग दे रखा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके पास होती है, एक रहती है आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक रहती है आपके पास मीथेन, ठीक है, एक रहती है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्टली ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल रहती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एक रहती है आपके पास वाटर वेपर भी। तो बहुत से बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं कि वाटर वेपर नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके पास वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको बता दूं कि कौन कौन सी गैस नहीं रिस्पॉन्सिबल होती। जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती वो कौन कौन सी गैसेज है, वो है आपके पास नाइट्रोजन और एक और गैस होती है दोस्तों एसिटाइलिन, ACTYLENE। तो नाइट्रोजन और एसिटाइलिन दोनों गैसेज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती दोस्तों, हिंदी में लिख रहा हूं, नॉट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो कौन कौन सी गैस नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, नाइट्रोजन और एसिटिलीन। और कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर। नेक्स्ट है पास BOD। तो BOD एक आधी बार यहां से क्वेश्चन आया। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये BOD का हम यूज करते हैं किसके लिए, कि हम वाटर हमारा साफ क्लीन है या नहीं है। अगर वाटर BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब वाटर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम किससे मेजर करते हैं, BOD से मेजर करते हैं। अगर आपके पास वाटर की वैल्यू लेस देन 5 ppm क्या होता है दोस्तों, पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन रहता है, जिसकी पावर 10 की पावर 6 रहती है। तो अगर आपका BOD की वैल्यू 5 ppm से कम है तो आपका वाटर क्या है, क्लीन है। और अगर आपका BOD की वैल्यू 17 ppm के ऊपर आ जाती है तो हमारा वाटर क्या है, हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। द मोस्टली वो पानी क्या है, पीने योग्य नहीं है, उसका आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते जिसमें BOD की वैल्यू किसमें ज्यादा, 17 ppm से ज्यादा हो। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, ठीक है दोस्तों। लाइक हमारी शेयर को जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए PDF कंटेंट क्रिएट करने में, तो आई होप आप एक छोटा सा सब्सक्राइब तो हमारे लिए कर सकते हो। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वरना आप सर्च करके student.vd के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां भी आप सर्च करके हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं और वहां आप हमें डायरेक्ट मैसेज जरूर करें। अगर किसी को भी हमारी PDF चाहिए, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमने PDF रख रखी है, तो आप हमारी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।